हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग क्लास 10 के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उसको सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है हिंदी ए, और जो सेशन है ना वो 2023-24 माने करंट सेशन है। इसमें देखिए जो मैक्सिमम टाइम है वो 3 आवर्स का है, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 है। इसके दो खंड हैं, और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है ना उसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए खंडा में जो पहला प्रश्न है वो अपठित गद्यांश के ऊपर है, जिसमें 5 नंबर हैं। देखिए अपठित गद्यांश में सबसे बेस्ट है कि एक बार हम लोग क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ें। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन बोलता है, इसके अभाव में नए साल के संकल्प अल्पायु रह जाते हैं। तो देखिए ये जो प्रश्न है ना ये बता रहा है कि अगर इस अपठित गद्यांश को हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो इसके प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इसके प्रश्नों की तरफ हम लोग चलेंगे। इसमें बोल रहा है कि एक इतालवी कहावत है, ईश्वर करे कि आपके दुख उतने ही अल्पायु रहें जितने कि आपके 9 वर्ष के संकल्प होते हैं। हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन क्या हर कोई इसकी पात्रता रखता है। आपको जीवन में वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह मिलता है जिसके आप योग्य होते हैं या जिसके पात्र होते हैं। अपनी इच्छा को पात्रता में कैसे बदल सकते हैं। इच्छा के साथ जब निरंतर निर्देशित स्वप्रेरित प्रयास जुड़ जाता है तब वह पात्रता बन जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका जो पहला प्रश्न है ना इसमें क्या बोल रहा है कि किसके अभाव में नए साल के संकल्प अल्पायु रह जाते हैं। ऑप्शन ए बोलता है पारिवारिक सहयोग के। तो इसमें तो हमने नहीं पढ़ा कि पारिवारिक सहयोग के अभाव में जो नए साल के संकल्प होते हैं अल्पायु रह जाते हैं, तो इसका ये इनकरेक्ट होगा। बी है आर्थिक संपन्नता के, तो ये भी नहीं होगा। सी है सामाजिक रुतबे के, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के, देखिए हमने जो समझा है कि अगर आप कोई इच्छा रखते हैं, कोई संकल्प करते हैं, तो उसके साथ में निरंतर प्रयास और जो आपकी इच्छा शक्ति है, डिटर्मिनेशन है, वो परमानेंट होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसका ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इच्छा के साथ जब निरंतर निर्देशित स्वप्रेरित प्रयास जुड़ जाता है तब वह पात्रता बन जाती है। उपयुक्त कथन के अनुसार पात्रता के लिए कौन सी बात आवश्यक नहीं है। याद रखिएगा इसमें क्या बोलता है, आवश्यक नहीं है। ये बोलता है अभिलाषा। तो देखिए पात्रता के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके मन में अभिलाषा या इच्छा हो, ये तो आवश्यक है, इसीलिए इसके लिए इनकरेक्ट होगा। बी है दृढ़ निश्चय। अगर दृढ़ निश्चय नहीं होगा, अब डिटरमाइंड नहीं होंगे, तो कैसे आपको पात्रता मिलेगा। तो बी भी जो है ना इसके लिए इनकरेक्ट होगा। और सी है सफलता। तो देखिए पात्रता के लिए सफलता जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर सफल हो गया तभी वो पात्र होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो आवश्यक नहीं है में इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सफलता। और डी देखिए बोलता है परिश्रम। तो परिश्रम तो एकदम जरूरी है, परिश्रम ही पात्रता का मुख्य आधार है। इसीलिए इसका डी ऑप्शन परिश्रम भी इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट होगा। अब इसमें प्रश्न तीसरा देखिए, सफलता प्राप्त करने हेतु लिए गए संकल्प तभी पूरे होंगे जब रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। अब इसके लिए ये जो अपठित गद्यांश है इसको आगे और पढ़ते हैं। थॉमस एडिसन ने कहा है, प्रतिभावान होने में 1% प्रेरणा और 99% प्रयास होता है। मेरे एक मित्र ने एक बार टिप्पणी की थी, यदि मैं उतना समझदार नहीं हूँ जितने कि अन्य लोग हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, यह तो ईश्वर की गलती है। मैं यदि भावनात्मक रूप से उतना दृढ़ नहीं हूँ तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, यह तो मेरे लालन पालन से हुई गलती है। लेकिन यदि मैं अन्य लोगों से ज़्यादा प्रयास नहीं करता हूँ तो इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि यह तो मेरी ही गलती है। तो देखिए जो चीज़ भाग्य के ऊपर है ना उसमें आपका नियंत्रण नहीं होता, लेकिन जो चीज़ आप कर सकते हैं उसमें आपका नियंत्रण होता है। तो हमको भाग्य को और बाकी चीज़ों को दोष देने के बजाय जो चीज़ हम कर सकते हैं ना उसमें हमको ध्यान देना चाहिए। इसके आगे देखिए, 9 वर्ष में लिए गए संकल्प कभी फरवरी का मुख भी नहीं देख पाते। सफलता के रहस्यों में से एक रहस्य है कि हम सेल्फ स्टार्टर बने, न कि किक स्टार्टर। केवल स्व प्रेरणा ही उस प्रेरणा को बनाए रखती है। पीटर ड्रकर का कहना है, इससे अधिक निरर्थक कुछ और नहीं है कि उस कार्य को बड़ी कुशलतापूर्वक किया जाए
जो किया ही नहीं जाना चाहिए था। तो देखिए इसमें जो बोल रहा है ना, अगर आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपके अंदर में बुराइयां हैं या जो भी आपका इच्छा है उसको पाना चाहते हैं, तो आपको स्वप्रेरणा का सहारा लेना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन ही उसका आधार है। इसीलिए हमको सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए, न कि कोई हमको स्टार्ट करे। अब देखिए, जो हमने प्रश्न पढ़ा था कि सफलता प्राप्त करने हेतु लिए गए संकल्प तभी पूरे होंगे जब, ठीक है, इसमें ऑप्शन ए देखिए, हम योग्य बने रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि हम योग्य बने रहेंगे तभी जो है ना सफलता प्राप्त करने हेतु लिए गए संकल्प पूरे होंगे। ये जो ऑप्शन ए है इनकरेक्ट होगा। इसके बाद दूसरा देखिए, इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, हम दूसरों को प्रेरित करते रहेंगे। तो देखिए दूसरों को प्रेरित करने से हमारे जो लिए गए संकल्प हैं सफलता के लिए वो पूरे होंगे, ऐसा नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी भी जो है ना इनकरेक्ट होगा। सी है, हम प्रतिभावान लोगों के साथ रहेंगे। तो देखिए हम चाहे कितने भी प्रतिभावान लोगों के साथ में रहें, उससे सफलता के लिए हमारा संकल्प जो है ना वो कभी भी पूरा नहीं होगा, हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सी भी इसका इनकरेक्ट होगा। और डी देखिए, हम लक्ष्य को लेकर कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल यही सही है कि जो हमारा इरादा है, जो हमारा इच्छा है, जो हमारा लक्ष्य है, अगर उसके लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। इसीलिए इसका ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर देखिए, इसमें कथन का है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनवरत प्रयासरत रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, तभी लक्ष्य हमको मिलेगा जब हम जो भी लक्ष्य बनाए हुए हैं उसको प्राप्त करने के लिए अनवरत बिना थके निरंतर प्रयास करते रहें। और कथन खा है, कई बार उचित समय की प्रतीक्षा हेतु हमें स्वयं को निष्क्रिय भी करना पड़ता है। बिल्कुल गलत है, समय कभी भी उचित नहीं आ पाता या उचित नहीं आता, उसको हमको उचित बनाना पड़ता है अपने पुरुषार्थ से, अपने निरंतर प्रयास से और अपने आप को बदल के। तो देखिए इसमें कथन का जो है ना सही है, ठीक है, लेकिन कथन खा जो है ना वो बिल्कुल गलत है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही होगा कि कथन का सही है और कथन खा जो है ना वो गलत है। इसके बाद देखिए इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है, कुशलतापूर्वक और सच्ची निष्ठा से कार्य करें। तो देखिए यहाँ पे तो इस गद्यांश में हमने नहीं समझा, इसमें ऐसा बोल रहा है, ये तो हमको केवल कर्म करने के बारे में बोल रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है ना इनकरेक्ट होगा। बी देखिए, भाग्यवाद छोड़ें और कर्मवाद अपनाएं। यही है कि भाग्य के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमको कर्मवादी होना होगा, कर्मठ होना होगा, यही इसका जो है ना संदेश है। और इसमें सी बोलता है आत्मविश्वासी और ईमानदार बने, तो ये भी संदेश हमने नहीं समझा है इस गद्यांश में। और इसका डी है समझदार और भावुक बने, तो ये भी संदेश हमने नहीं समझा है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, भाग्यवाद छोड़ें और कर्मवाद अपनाएं। इसमें प्रश्न दूसरा जो है ना वो पठित पद्यांश के ऊपर है, ठीक है, इसमें भी 5 मार्क्स हैं, 5 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होंगे। देखिए अपठित पद्यांश में कई बार ऐसा हो सकता है कि जो पद्यांश यानी कविता दिया हुआ है वो आपको समझ में ना आए, तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि उसमें से हर चीज़ को पूछा जाए, केवल जो उसका सारांश है, जो सार है ना वो हमको समझ में आना चाहिए। तो इसमें भी सबसे पहले एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए इसका पहला प्रश्न है कि तुम नहीं आए ना आओ, छवि तुम्हारी ला रहे हैं, मधुर बादल और बादल और बादल छा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना कविता के भावार्थ को पूछा गया है। उसके लिए अच्छा ये है कि कविता को 1 या 2 बार हम पढ़ लें और समझने की कोशिश करें कि ये क्या बोल रहा है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मधुर बादल और बादल आ रहे हैं और संदेशा तुम्हारा बह उठा है ला रहे हैं। अब देखिए यहीं से हमको दिमाग लगाना है, इन पंक्तियों में बादल कुछ ला रहे हैं, तो बादल क्या लाते हैं? बादल जो है ना वो बारिश लाते हैं, तो सीधी सी बात है इसमें बादल के द्वारा बारिश लाने की बात को बताया गया है। आगे पढ़ते हैं कि गरज में पुरुषार्थ उठता, बरस में करुणा उतरती, उठ रही हरितिमा क्षण क्षण नया श्रृंगार करती। तो देखिए इसमें भी उसी चीज़ को समझाया गया है कि जब वो बादल गरजते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें पुरुषार्थ जो है ना वो उठ रहा है, और जब बरसते हैं तो करुणा माने दया माने आंसू की तरह वो नीचे गिर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो प्रकृति है, जो सूखी थी धरती, वो पानी के कारण हरी भरी हो गई है, जैसे उसने कोई श्रृंगार या मेकअप कर लिया है।
बूंद बूंद मचल उठी हैं, कृषक बाल लुभा रहे हैं, नेह संदेशा तुम्हारा बह उठा है, ला रहे हैं। तो देखिए जो बूंद बूंद गिरता है ना, तो आप देखेंगे जब पानी गिरता है तो पानी जो है वो उछलने लगता है, जो कि कृषक को काफ़ी अच्छा लगता है ना। इसमें आगे बोला गया है कि ये जो संदेशा है वो बह उठा है और उसको लाया जा रहा है, मतलब बारिश होने वाला है। आगे देखिए कि तड़ित की तह में समाई मूर्ति दृग झपका उठी है, तार तार की धार तेरी बोल जी के गा उठी हैं। तो देखिए तड़ित मतलब होता है जो बिजली चमकता है। तो जब बिजली चमकता है तो उसके अंदर में जो बादल या पानी भरा हुआ है ना, वो अब गिरने वाला है और धार जो है पानी की वो गिर रही है, जिसको देखकर जो मन है वो गा रहा है। मैंने इस प्रकार से आपको एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन मोटा मोटा समझने की कोशिश करना है, जैसे भी इसमें अपठित जो पद्यांश दिया है ना उसके अनुसार। आगे देखिए कि पंथियों से पक्षियों से नीड़ के रुख जा रहे हैं, मधुर बादल और बादल और बादल आ रहे हैं। ठीक है। झाड़ियों का झूमना, तस्र वल्लरी का लहलहाना, दरवित मिलने के इशारे, सजल छुपने का बहाना, तुम नहीं आए ना आओ छवि तुम्हारी ला रहे हैं, मधुर बादल और बादल और बादल छा रहे हैं, और संदेशा तुम्हारा बह उठा है, ला रहे हैं। ठीक है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में घुसने की कोशिश नहीं करना है। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, उसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कुछ भी क्वेश्चन रहे कैसे इसके आंसर तक हम लोग पहुँचें। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि तुम नहीं आए ना आओ छवि तुम्हारी ला रहे हैं, मधुर बादल और बादल छा रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियों में खालिस्तान की छवि लाने की बात कही जा रही है। अब देखिए हम समझ चुके हैं, इसमें जो है ना बारिश के बारे में बोला जा रहा है, माने पानी गिरने के बारे में या बरसात के बारे में या रेन के बारे में बोला जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए आकाश बोलता है, तो आकाश तो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए बारिश बोलता है, बिल्कुल यही सही है कि बादल जो है ना वो बारिश लाते हैं। और ऑप्शन सी देखिए बादल तो नहीं होगा इसमें। और डी है संसार, तो संसार भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है ना बारिश, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद इसका दूसरा देखिए, इसमें कथन ये है कि गरजते हुए बादल किसानों के लिए बारिश का संदेश ला रहे हैं। बिल्कुल सही है कि जब बादल गरजते हैं तो किसान को इशारा मिल जाता है यह बरसात होने वाला है, और किसान खुश होकर अपने खेतीबाड़ी के काम में लग जाता है। बिल्कुल सही है। कारण आर देखिए, अत्यधिक बारिश कृषि उत्पादों के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण करती है। तो देखिए जो कथन आर है ना कि बहुत ज़्यादा बारिश जो है उससे खेती तो बहुत अच्छा होता है, और खेती के अच्छा होने से जो खेती में पैदा होने वाले चीज़ हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल भी बनता है। लेकिन ये जो कारण है ना इस कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इसके कारण हम लोग इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है कि कथन ए गलत और कारण आर सही है। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है कि कथन ए सही है, ठीक है ना, और कारण आर जो है ना इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए जो है ना इनकरेक्ट होगा। बी देखिए, कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं, ए भी गलत है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि कथन ए बिल्कुल सही है। सी देखिए, कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या है, ये भी गलत है, क्योंकि जो कारण आर है ना वो सही व्याख्या नहीं है। और इसमें डी देखिए कि कथन ए सही है और कारण आर उसकी गलत व्याख्या है। तो इसका ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी एकाग्र होकर सोचना है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तड़ित की तह में समाई मूर्ति दृग झपका उठी है, तार तार की धार तेरी बोल जी के गा उठी हैं। उपयुक्त पंक्तियों में मेघ किसकी ओट में अपनी आंखें झपका रही है। तो देखिए इसमें जो पहला लाइन है ना, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि तड़ित की तह में, माने तड़ित माने बिजली, और यहाँ पे तह का मतलब है ओट, माने उसके नीचे में, जैसे रजाई के नीचे में हम लोग छुपते हैं ना वैसी। तो बिजली के नीचे में जो मेघ है, बादल है ना, वो अपनी आंखों को झपका रहा है। तो इसका ऑप्शन ये बोलता है झूमती हुई झाड़ियों की, बिल्कुल गलत होगा। बी देखिए, बिजली की परतों की, बिल्कुल यही सही है कि बिजली की परतों के अंदर में जब बिजली चमकता है ना, तो यहाँ पे कवि कल्पना कर रहे हैं कि जो बादल हैं वो अपनी आंखों को झपका रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सी बोलता है नीले आसमान की, तो भी नहीं होगा। और डी है पानी की बूंदों की, तो ये भी नहीं होगा।
इसके बाद इसमें चौथा नंबर देखिए, उपयुक्त कविता का मुख्य विषय खालिस्तान का मोहक वर्णन करना है। तो हम अच्छे समझ चुके हैं। ऑप्शन ए बोलता है कि आसमान की काली घटाओं का, बिल्कुल नहीं होगा। बी है बादल और बिजली के मिलन, ये भी नहीं है कि यहाँ पे कवि जो है ना बादल और बिजली के मिलन के ऊपर इस कविता को लिखे हैं, ऐसा नहीं है। सी है हरे भरे पेड़ पौधों की सुंदरता, ये भी नहीं है। लेकिन डी देखिए, बादलों के आगमन से प्रकृति के उत्साह, कि बादल जैसे आते हैं तो प्रकृति में जो उत्साह होता है उसी का यहाँ पे कवि ने मोहक वर्णन किया है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि बादलों के आगमन से प्रकृति के उत्साह। इसके बाद इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन है कि गरज में पुरुषार्थ उठता, बरस में करुणा उतरती, उठ रही हरितिमा क्षण क्षण नया श्रृंगार करती। ठीक है, इसमें प्रश्न देखिए कि रेखांकित शब्दों के आधार पर उपयुक्त पंक्तियों में खालिस्तान अलंकार है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो पुरुषार्थ है वो एक मानवीय गुण है कि कोई आदमी कोई महान काम करना चाहता है, पुरुषार्थ करना चाहता है, ऐसा बोलते हैं। करुणा या दया ये भी मानवीय गुण है। और जो श्रृंगार है, सजना संवरना, श्रृंगार करना, मेकअप करना, ये भी एक मानवीय गुण है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रकृति है उसकी तुलना मानवीय गुणों के साथ में किया गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अलंकार है ना वो मानवीयकरण अलंकार होगा। तो इसका ऑप्शन डी देखिए मानवीकरण है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर अनुप्रास रहता तो एक ही वर्ण का बार बार इसमें आवृत्ति होता, और श्लेष रहता तो एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग निकलते, अलग अलग भावार्थ होता। इसमें प्रश्न 3 जो है वो रचना के आधार पर वाक्य भेद वाले प्रश्न हैं। इसमें 5 प्रश्नों में से 4 के उत्तर हमको देना है, 4 मार्क्स इसमें मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका जो समरी है और इसका जो सार है कि जो रचना के आधार पर वाक्य भेद कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान देना है, उसको अच्छे से समझ जाते हैं, फिर बहुत ईजी वे में ये बन जाएगा। देखिए वाक्य में अगर सरल वाक्य है तो एक ही कर्ता एक ही क्रिया होगा, इसमें कोई भी उपवाक्य जुड़ा नहीं होगा। संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए जो उसके योजक हैं उसको हमको ध्यान में रखना है। ये हैं या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि। ये सब जो है ना योजक शब्द जो हैं संयुक्त वाक्य में होते हैं। याद रखिएगा एक और चीज़ है, संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, वाक्य जो है ना एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते। अब इसके बाद देखिए मिश्र वाक्य में वाक्य जो है ना एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। एक प्रधान मुख्य उपवाक्य होता है और एक दूसरा जो है ना उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होता है। इनमें जो शब्द मिश्र वाक्य को जोड़ते हैं उनमें की है, याद रखिएगा की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उतना, जो, वैसा, क्योंकि, वहाँ, तब, जहाँ, वहाँ, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जहाँ, जिधर, जितना, जैसा आदि जो शब्द है ना वो मिश्रित वाक्य में प्रयोग होते हैं। तो इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, जहाँ पे भी देखेंगे वहाँ पे तुरंत आपको मिश्र वाक्य पे टिक लगा देना है। इसमें प्रश्न 1 का क है, भारतीय नौसेना को विध्वंसक पोत मिलने वाला है। तो देखिए इसमें जो है ना एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, इसीलिए ये जो पहला है ना ये सरल वाक्य है, ये तो बहुत ईजी है। ख में देखिए, गोविंद भोग के अलावा चावल की एक और दुर्लभ किस्म है। तो यहाँ पे देखिए कर्ता जो है ना ये पूरा का पूरा है, गोविंद भोग के अलावा चावल की एक और है ना, ये पूरा का पूरा कर्ता का रोल को अदा कर रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि और है, तो यहाँ पे और जो है ना वो योजक चिन्ह नहीं है, दो वाक्यों को नहीं मिला रहा है, ये जो है ना एक ही वाक्य है, इसीलिए ख जो है ना ये भी सरल वाक्य होगा। इसके बाद ग देखिए, यदि आप लेखक बनना चाहते हैं तो अपने लेख इस पते पर भेजें। तो देखिए इसमें यदि का प्रयोग हुआ है, हम लोग जानते हैं कि यदि का प्रयोग हो, तो का प्रयोग हो तो वो मिश्र वाक्य होगा, इसीलिए ग जो है ना ये मिश्र वाक्य है। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना तो वाक्यों की निर्भरता है। यदि आप लेखक बनना चाहते हैं, जैसे इस वाक्य को आप बोलेंगे तो आपको दूसरा वाक्य बोलना ही पड़ेगा कि अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो इसके बाद क्या, ठीक है। इसीलिए इसमें जो सरल वाक्य है ना, जो क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त कथनों के आधार पर सरल वाक्य वाला विकल्प चुनिए, तो इसमें सरल वाक्य क और ख होगा, तो इसका ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट होगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। जो स्तंभ पहला है और स्तंभ दूसरा है उसमें क में सरल वाक्य बोलता है, ख में संयुक्त वाक्य बोलता है और ग में मिश्र वाक्य बोलता है। तो देखिए यहाँ पे 3 वाक्य दिए हुए हैं। पहला है मैंने अभ्यास किया,
इसलिए सफलता मिली। तो देखिए इसमें मैंने अभ्यास किया, सफलता मिली, दोनों के दोनों स्वतंत्र है ना, इनको इसलिए के द्वारा जोड़ा गया है। इसीलिए ये जो है ना फर्स्ट वाला जो वाक्य है ये संयुक्त वाक्य होगा। उसके बाद दूसरा वाक्य देखिए, यदि जांच की होती तो खराब सामान ना आता। इसको ध्यान से पढ़िए, यदि जांच की होती तो इसके बाद कुछ ना कुछ वाक्य तो आएगा ही आएगा ना, तो ये वाक्यों में निर्भरता को बताता है। तो इसका सेकंड जो है ना वो मिश्र वाक्य है। और थर्ड नंबर देखिए, शिक्षार्जन मेरे लिए मज़ेदार अनुभव रहा। तो ये जो शिक्षार्जन है वो मेरे लिए मज़ेदार अनुभव रहा, इसमें एक ही करता है, एक ही क्रिया है ना। तो 100% क्या है, ये सरल वाक्य है। तो ये जो है सरल वाक्य हो जाएगा। तो इसमें क का थर्ड और ख का फर्स्ट और ग का सेकंड, तो इसका ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर, इसमें दो कथन दिए हुए हैं। यह इकाई कविताएं गुनगुनाने के बारे में है। और इसका ख है, यह इकाई इस बारे में है कि कविताओं को कैसे गुनगुनाया जाए। अब इसमें प्रश्नों को देखिए, इसमें ऑप्शन ए बोलता है कि कथन का उपवाक्य और कथन ख मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो वाक्य है ना, यह इकाई कविताएं गुनगुनाने के बारे में है, ठीक है। तो ये कौन सा वाक्य है, ये जो है ना सरल वाक्य है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एक ही करता है और गुनगुनाना एक ही क्रिया है। उसके बाद जो ख है, ख में जैसे कि हम जानते हैं कि की का प्रयोग हुआ है, और की जो है ना वो मिश्र वाक्य में प्रयोग होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो ख यहाँ पे मिश्र वाक्य है और क जो है ना वो सरल वाक्य है। अब इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो जैसे कि पहले ऑप्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तो इनकरेक्ट होगा कि इसमें बोलता है कि कथन का उपवाक्य और कथन ख मिश्र वाक्य है। कथन ख जो है ना वो मिश्र वाक्य है, लेकिन कथन का जो है ना वो सरल वाक्य है ना कि उपवाक्य है। भी देखिए, कथन का सरल और कथन ख संयुक्त वाक्य है। तो कथन का तो सरल वाक्य है, लेकिन कथन ख जो है ना वो मिश्र वाक्य है ना कि संयुक्त वाक्य है, इसीलिए इसका बी भी इनकरेक्ट होगा। अब इसका सी देखिए, कथन का संयुक्त और कथन ख मिश्र वाक्य है। तो देखिए कथन का जो है ना वो संयुक्त वाक्य नहीं है, इसीलिए सी भी इनकरेक्ट होगा। लेकिन डी देखिए, डी बोलता है कथन का सरल और कथन ख मिश्र वाक्य है, तो इसका ऑप्शन डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद इसमें चौथा नंबर को देखिए, इसमें क्या है कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है, उसके बाद खाली स्थान वह कुछ गा रही है। इसको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। ख है खाली स्थान ही चिड़िया पेड़ पर बैठी, खाली स्थान ही गाने लगी। इसको जो है ना मिश्र वाक्य में हमको बदलना है। इसका प्रश्न देखिए कि कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। इसमें में बोलता है कि क में और उपयोग होगा और ख में ज्यों त्यों। तो देखिए क में तो और उपयोग होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि पेड़ पर चिड़िया बैठी है वह कुछ गा रही है, दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, और को जोड़ देंगे तो ये जुड़ जाएगा कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है और कुछ गा रही है। लेकिन ख देखिए, ज्यों ही चिड़िया पेड़ पर बैठी त्यों ही गाने लगी, बिल्कुल सही है। जैसे ही चिड़िया जो है ना पेड़ पर बैठी वैसे ही वो गाने लगी, इसीलिए इसका ऑप्शन ए जो है ना करेक्ट होगा। अब पांचवा नंबर प्रश्न देखिए कि मुझे प्रथम आना था, खाली स्थान नहीं आ सकी। उपयुक्त वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाने के लिए उचित संयोजक चुनिए। तो इसमें देखिए ए बोलता है एवं, क्या एवं यहाँ पे जम रहा है कि मुझे प्रथम आना था एवं नहीं आ सकी? बिल्कुल नहीं जम रहा है, तो ऑप्शन ए जो है ना इसका इनकरेक्ट होगा। बी देखिए वरन, मुझे प्रथम आना था वरन नहीं आ सकी, ये भी इनकरेक्ट है। सी देखिए मुझे प्रथम आना था बल्कि नहीं आ सकी, ये भी गलत है। लेकिन डी देखिए मुझे प्रथम आना था लेकिन नहीं आ सकी, तो इसका डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 4 पे आते हैं। प्रश्न 4 में वाच्य के ऊपर 4 प्रश्न हमको हल करने हैं 5 प्रश्नों में से, ठीक है। तो वाच्य से जुड़े हुए जो मेन ट्रिक है उसको अच्छे से समझ जाते हैं, ताकि ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी वे में हमसे बन जाएं। देखिए वाच्य में पहला वाच्य कर्तरी वाच्य होता है, एक्टिव वॉइस। इसमें जो क्रिया है वो कर्ता पे आश्रित होता है। याद रखिएगा, क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकता है। अब सकर्मक किसको बोलते हैं? जैसे राम खाता है, ये अकर्मक होगा क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। राम खाना खाता है, ये सकर्मक होगा क्योंकि खाना जो है ना वो कर्म है। और कर्म वाच्य में देखिए जहाँ कर्म की प्रधानता हो, मतलब इसमें सकर्मक क्रिया ही होता है।
इसका जो ट्रिक है ना कर्मवाच्य को पहचानने का, वो है कि जहाँ पे से, को, द्वारा, के द्वारा ऐसे हों तो वहाँ पे मान लीजिएगा आप कि वहाँ पे कर्मवाच्य है। और भाववाच्य में ना भावना होता है ना। यहाँ पे कर्म की प्रधानता नहीं होती, क्रिया की प्रधानता होती है और इसमें भाव होता है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया होगा। भाववाच्य को पहचानने का तरीका है कि इसमें न तो कर्ता प्रधान होता है न ही कर्म प्रधान होता है, बल्कि भाव जो है ना वो प्रधान होता है, उसी को भाववाच्य हम लोग बोलेंगे। इसका ट्रिक है कि इसमें नहीं अनुमति और प्रश्न अगर हम करें तो भाव मिले तो वो भाववाच्य होगा। इसमें का पहला प्रश्न है, इस कड़कती धूप में मजदूर द्वारा भोजन भी नहीं किया जाता। और ख है कि इस कड़कती धूप में अब और नहीं चला जाता। कथन का कर्मवाच्य है क्योंकि इसमें खाली स्थान है और कथन का भाववाच्य है क्योंकि इसमें खाली स्थान है। तो देखिए पहले वाक्य को ध्यान से समझिए कि इस कड़कती धूप में मजदूर द्वारा भोजन नहीं किया जाता। यहाँ पे द्वारा का प्रयोग हुआ है और द्वारा के प्रयोग होने के कारण ये जो कर्म है ना उसकी प्रधानता हो रही है, इसीलिए कर्म की प्रधानता के कारण पहला वाक्य जो है ना वो कर्मवाच्य है। दूसरा जो है ना वो भाववाच्य है क्योंकि एक भावना को बता रहा है कि तेज धूप के कारण अब और नहीं चला जा सकता। ठीक है, इस भावना को यहाँ पे बताया जा रहा है ख में। और कर्ता जो है देखिए इसमें अनुपस्थित है, इसमें भाववाच्य में। इसके कारण इसका ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे कर्म की प्रधानता है इसीलिए कर्मवाच्य है। और दूसरा में जो है ना वो कर्ता जो है अनुपस्थित है और भावना की प्रधानता है इसीलिए ये भाववाच्य है। अब इसमें दूसरे प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कर्तृवाच्य की पहचान नहीं है। याद रखिएगा ना, नहीं है नहीं बोल रहा है, नहीं है। ये है कि कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ने परसर्ग का प्रयोग ये बताता है कि कर्ता ने माने कर्ता ही उस काम को कर रहा है, कर्ता की प्रधानता है, तो यही तो कर्तृवाच्य होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। बी है सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। तो देखिए ये भी एक पहचान है, कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया भी होता है और अकर्मक क्रिया भी होता है, तो बी भी इसके लिए इनकरेक्ट होगा। सी देखिए कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया होती है। तो देखिए ये भी सही है कि कर्तृवाच्य में कर्ता का जो लिंग है, वचन है, उसके अनुसार ही क्रिया जो है ना वो होता है, ये भी इसके लिए इनकरेक्ट होगा। डी देखिए कर्ता के साथ से के द्वारा परसर्गों का प्रयोग होता है। तो देखिए से के द्वारा अगर इस प्रकार के परसर्ग प्रयोग हो रहे हैं ना तो कर्तृवाच्य नहीं होगा, वो कर्मवाच्य हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन डी जो है ना कि कर्तृवाच्य की पहचान नहीं है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए प्रश्न तीसरा, इसमें कहा है कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और कहा है दादाजी से अखबार पढ़ा जा रहा है। उपयुक्त वाक्यों के आधार पर सही विकल्प पहचानिए। ये बोलता है, इसमें कहा है कि कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो देखिए ये जो है ना कर्मवाच्य बिल्कुल नहीं है, ये तो कर्तृवाच्य है क्योंकि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। और मान लीजिए ऐसा रहता है कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं की जगह दादाजी पढ़ रहे हैं तो कर्मक क्रिया होता। यहाँ पे अखबार जो है वो कर्म है इसीलिए कर्तृवाच्य होगा। उसके बाद ख देखिए कि दादाजी से अखबार पढ़ा जा रहा है। अब दादाजी से यहाँ पे से का प्रयोग हो रहा है तो सीधा है यहाँ पे कर्म का जो प्रभाव है या प्रधानता है वो बढ़ गया है। तो दूसरा जो है ना वो कर्मवाच्य का उदाहरण है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी देखिए क बोलता है कि कर्तृवाच्य का उदाहरण है और ख है उसका कर्मवाच्य में रूपांतरण है। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कि इसमें वाक्य क जो है ना वो कर्तृवाच्य का उदाहरण है और इसका जो ख है वो इसका कर्मवाच्य में रूपांतरण है। इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आ जाएंगे। 4 है, इसमें क बोलता है कि माँ शिमला गई हैं और ख है माँ द्वारा शिमला जाया जा रहा है। तो देखिए माँ शिमला गई हैं और माँ द्वारा शिमला जाया जा रहा है में वाच्य भेद को हमको पहचानना है। तो माँ शिमला गई हैं, इसमें देखिए कर्ता की प्रधानता है इसीलिए जो है ना कर्तृवाच्य है। और माँ द्वारा शिमला जाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए माँ द्वारा माने जहाँ पे भी द्वारा का प्रयोग होता है तो हम अच्छे समझ चुके हैं कि वहाँ पे जो कर्मवाच्य है ना वो होता है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ये देखिए क कर्तृवाच्य और ख कर्मवाच्य, यही करेक्ट होगा कि इसमें वाक्य क जो है ना वो कर्तृवाच्य है और वाक्य ख जो है ना वो कर्मवाच्य है। इसके बाद देखिए 5th नंबर, उससे तैरा नहीं जाएगा। यह भाववाच्य का उदाहरण है। इसका कारण है
ये बोलता है कि क्रिया का भाव प्रधान है तथा अकर्मक क्रिया है। ख क्रिया पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में दी गई है। और ग है भाववाच्य क्रिया का रचना सूत्र अकर्मक धन आना दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना एक भाववाच्य है। भाववाच्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्रिया का जो भाव है ना वो प्रधान है। ठीक है, जैसे कि उससे तैरा नहीं जाएगा एक भाव को बता रहा है, और यहाँ पे कोई कर्म नहीं है और अकर्मक क्रिया भी है। दूसरा यहाँ पे जो कर्ता है ना वो पुल्लिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष में दिया गया है। ठीक है, एक भी कारण है कि ये भाववाच्य है, लेकिन इसका ग जो बोलता है कि भाववाच्य क्रिया का रचना सूत्र अकर्मक धन आना दिया गया है, ये जो है ना गलत है। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं अब इसके जो ऑप्शंस हैं उनको। ये बोलता है कि केवल क और ख सही है। बिल्कुल यही हम समझ चुके हैं कि इसमें जो है ना केवल क और ख जो है ना वो सही है। बी बोलता है केवल क और ग सही है, ये तो इनकरेक्ट होगा। केवल ख और ग सही है, ये भी इनकरेक्ट होगा। और केवल ग सही है, ये भी इनकरेक्ट होगा। तो इसमें जो भाववाच्य का कारण है ना वो भाव की प्रधानता है, अकर्मक क्रिया है। और यहाँ पे क्रिया जो है ना पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में दिया गया है, न कि जो ग बोल रहा है वो है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 जो है ना पद परिचय के ऊपर आधारित है। इसमें भी 5 प्रश्नों में से 4 को हमको हल करना है। तो चलिए पद परिचय से जुड़े हुए जो ट्रिक्स हैं उसको अच्छे से हम लोग याद कर लेते हैं। देखिए पद परिचय में सबसे पहले हमको संज्ञा को ध्यान देना होता है कि उसका लिंग वचन कारक और क्रिया के साथ कैसा संबंध है। उसी प्रकार से हमको सर्वनाम को ध्यान देना होता है कि उसका पुरुष क्या है, लिंग वचन कारक और क्रिया से संबंध क्या है। विशेषण को ध्यान देना होता है कि विशेषण का कौन सा भेद है, लिंग वचन और उसका विशेष से क्या है। क्रिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्रिया का कौन सा भेद है, लिंग वचन पुरुष काल वाच्य धातु कर्म और कर्ता का जो है ना किस प्रकार का उल्लेख इसमें हो रहा है। क्रिया विशेषण को ध्यान देना होता है कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, उसका कौन सा विशेषता है। समुच्चय बोधक जो होते हैं कि कौन कौन से शब्द और पदों को मिला रहे हैं, इनको ध्यान देना होता है। संबंध बोधक में हमको देखना होता है कि किस प्रकार का संबंध बताया जा रहा है। और विस्मयादि बोधक में हर्ष भाव शोक घृणा विस्मय आदि भावों को हमको देखना होता है। देखिए कारक को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा कि कर्ता ने, याद करने का तरीका है कर्ता ने यहाँ पे अर्थ जो है ना काम करने वाला होता है। और दूसरा है कर्म को, जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ता है। करण से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। संप्रदान को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है। अपादान, यहाँ पे देखिए अपादान में जो से है ना, जब कोई चीज़ किसी से अलग होता है वहाँ पे से का उपयोग हो तब वहाँ पे अपादान कारक होता है, जिससे अलगाव हो। संबंध कारक का की के ना नी ने रा री रे, जिससे अन्य पदों के साथ संबंध होता है। अधिकरण कारक में पर, ये क्रिया का आधार है। और संबोधन कारक हे अरे अजी, जब किसी को पुकारना हो बुलाना हो। इसमें पहला प्रश्न है राकेश झटपट यह कार्य कर लेगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कर लेगा, क्रिया की विशेषता बताने वाला। उपयुक्त पद परिचय वाक्य के किस पद के लिए है। तो देखिए यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन से पद का जो है ना परिचय है, और कर लेगा जिसकी विशेषता को बता रहा है। ये बोलता है राकेश, तो राकेश तो करता है, तो करता तो नहीं होगा। भी देखिए झटपट है ना, तो झटपट माने तेजी से। तेज जो है ना झटपट एक रीतिवाचक आदत वाला क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता को बताता है। और कर लेगा जो है ना वो इस क्रिया की विशेषता को बताने वाला है। तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे जिसके लिए ये जो पद परिचय दिया गया है ना वो पद है इस वाक्य में झटपट। अब इसमें सेकंड नंबर है महक जल्दी घर पहुँच गई। इसमें पहुँच गई का पद परिचय हमको देना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि जो पहुँच गई है वो अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। तो यदि क्या और किसको प्रश्न करें हम लोग, उसका उत्तर हमको मिल जाए तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्या का प्रश्न लगाते हैं तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, नहीं किसको का प्रश्न लगाते हैं तो कोई उत्तर मिल रहा है। इसीलिए ये जो है ना अकर्मक क्रिया है। क्योंकि महक घर पहुँच गई मतलब ये काल जो है ना भूतकाल होगा, ये घटना घट चुका है। इसीलिए इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा कि यहाँ पे क्रिया कर्मक है। जैसे कि मैं बताया हूँ कि क्या और किसको का उत्तर इसमें नहीं मिला। और महक एक लड़की है तो स्त्रीलिंग है, एक वचन है और भूतकाल है। इसके बाद देखिए प्रश्न तीसरा है
अमित के लिए थोड़ी मिठाई लेकर आइए। इसमें थोड़ी का हमको पद परिचय देना है। तो देखिए थोड़ी मतलब इसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है और एक मात्रा को परिमाण को बता रहा है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक है ये। मिठाई जो है वो विशेष्य का विशेषण है, माने विशेषण की विशेषता को बता रहा है। और यहाँ पे आइए, देखिए ये जो है ना आइए, आइए क्या है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि अनिश्चित परिमाणवाचक है, मिठाई विशेष्य का विशेषण है और स्त्रीलिंग है और ये बहुवचन में होगा क्योंकि ये एक से ज़्यादा लाएगा, है ना। एक वचन में मतलब एक लाता, ऐसा नहीं है, एक से ज़्यादा लाएगा, इसीलिए ये बहुवचन में है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें 4th नंबर में नेताजी ने आप लोगों को बुलाया है। इसमें आप लोगों का हमको पद परिचय देना है। तो याद रखिएगा जो प्रथम पुरुष होता है या उत्तम पुरुष होता है वो मैं या हम के लिए उपयोग होता है, माने खुद के लिए उपयोग होता है। जो मध्यम पुरुष है वो तुम आप जो सामने में बैठा है उसके लिए उपयोग होता है। तो यहाँ पे ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा नेताजी पुल्लिंग है और नेताजी ने आप लोगों को, देखो आप लोगों को है ना, यहाँ पे पुल्लिंग है और बहुवचन है, लोगों माने बहुवचन है। और कर्म को जो है यहाँ पे कर्म कारक है। इसको याद करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, कर्ता ने कर्म को, इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग बहुवचन और कर्म कारक है। इसमें 5वां है अनमोल अविनाश से। ब्रजेश कैसा लड़का है? अविनाश अनमने ढंग से। वह लड़का बातें बनाता है। निम्नलिखित पद परिचय के आधार पर रिक्त स्थान के लिए उचित पद चुनिए। यहाँ पे देखिए एक पद परिचय दिया हुआ है। पद परिचय है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, बातें विशेषण का विशेष बहुवचन, ठीक है। ये जो पद परिचय है ना उसके हिसाब से यहाँ पे हमको शब्द का चयन करना है। ये बोलता है बेसिर पैर की, तो देखिए क्या यहाँ पे हम लोग खाली स्थान में बेसिर पैर की को डालते हैं तो वाक्य सही बन रहा है। ये ऐसा हो जाएगा, वह लड़का बेसिर पैर की बातें बनाता है। यहाँ पे देखिए बेसिर पैर की में ना ये जो की है वो स्त्रीलिंग को बता रहा है, इसीलिए ये जो है ना नहीं होगा। बी देखिए अटपटी, अटपटी में भी ये स्त्रीलिंग को बता रहा है, ये भी नहीं होगा। और विचित्र बातें बनाता है ना, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 4th नंबर है वह लड़का बहुत बातें बनाता है, तो जो बहुत है ना वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसमें संख्या तो है नहीं कि वो कितनी बातें बनाता है, और बातें विशेष्य का विशेष्य है और बहुत जो है ना वो बहुवचन है, ठीक है। इसीलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी बहुत। देखिए प्रश्न 6 में अलंकार के ऊपर 5 प्रश्न हैं जिनमें से 4 आपको हल करना है। तो आपके कोर्स में जो 4 अलंकार है ना उसको अच्छे से पहले हम लोग समझ जाते हैं, फिर देखिएगा बहुत ईजी वे में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए आपके कोर्स में जो पहला अलंकार है वो श्लेष अलंकार है। याद रखिएगा श्लेष अलंकार में कोई शब्द जो है ना एक ही बार आता है लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। कैसे होते हैं हम आगे जाके देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे ईजी है। इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें मनहु, मानो, जानो, जनहु, जियो, जनू इन शब्दों का उपयोग होता है। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से वीडियो को पॉज करके। जहाँ पे भी यह शब्द दिखेंगे वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी वस्तु आदि के गुण को, रूप सौंदर्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है जो कि संभव होता हुआ प्रतीत नहीं होता है, जिसको विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। और मानवीकरण अलंकार में जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे नदी है, पर्वत है, पेड़ लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी, इनकी तुलना मानव के व्यवहार के साथ किया जाता है, तब वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। अब इसमें पहला प्रश्न में कथन ए है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। कारण आर बता रहा है कि लाल के 2 अर्थ होने के कारण इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे जो लाल है ना उसके 2 मतलब हैं। एक लाल का मतलब है मणिक, माने कोई हीरा या पत्थर, कीमती पत्थर ऐसा समझिए, वो यहाँ पे लाल का मतलब है। दूसरा जो लाल है ना वो श्री कृष्ण को यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जो पुरुष है ना अपने प्रियतम से बोल रहा है कि वो बतलाए कि उसका लाल जो है ना कहाँ है। तो यहाँ पे लाल मतलब उसका बेटा मान लीजिए, श्री कृष्ण मान लीजिए, और दूसरा लाल का मतलब है उसका जो आभूषण है, मणिक है, ये जो कीमती पत्थर है वो। इसीलिए इसमें ऑप्शन ए देखिए, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। ये तो नहीं होगा, दोनों कथन सही हैं। इसका जो बी है ना उसमें बोलता है कि कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है, ये भी नहीं होगा।
सी देखिए, सी में बोलता है कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं, ये भी नहीं होगा। लेकिन डी देखिए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। बिल्कुल यही जो है ना इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न में हमको दो कॉलम है जिसको यहाँ पे स्तंभ पहला और स्तंभ दूसरा बोला हुआ है, इसको मिलाना है। स्तंभ पहला में क देखिए, कढ़त साथ ही म्यान में असी रिपु तंते प्राण। तो इसका मतलब हो रहा है कि म्यान से जब तलवार निकला तो तभी रिपु माने शत्रु और तन माने शरीर और प्राण माने प्राण। जैसे ही म्यान से, म्यान मतलब जहाँ पे तलवार को रखते हैं वहाँ से तलवार को निकाला गया, उसको देख कर ही बिना कुछ किए जो शत्रु है ना उसके शरीर से प्राण निकल गया, मतलब शत्रु जो है वो मर गया। तो निश्चित तौर पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद देखिए ख देखिए, गुलाब खिल कर बोला मैं आग का गोला नहीं प्रीत की कविता हूँ। यहाँ पे देखिए गुलाब जो है ना बोल रहा है, मतलब एक निर्जीव चीज को मानवीय गुणों के साथ तुलना किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। हम अच्छे समझ चुके हैं, तो ख का जो है ना पहला होगा मानवीकरण अलंकार। इसके बाद इसमें देखिए ग को, कि मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ पे जो छाती है ना वो कम उम्र के बच्चे के लिए भी बोला गया है, और जो गार्डन है गार्डन के लिए भी यहाँ पे छाती का प्रयोग किया गया है कि गार्डन में जो पौधे होते हैं, जो फूल के पौधे होते हैं ना, उसको बताने के लिए कि वहाँ पे जो है क्या स्थिति है। तो यहाँ पे ये जो है श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक शब्द का यहाँ पे दो अर्थ निकल रहा है, तो इसका ग का जो है ना सेकेंड हो जाएगा। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें देखिए इसका जो क है ना वो अतिशयोक्ति अलंकार है, तो क का थर्ड होगा, और ख जो है वो आपका मानवीकरण अलंकार है, ख का फर्स्ट होगा, और ग जो है ना वो आपका श्लेष अलंकार है, तो ग का सेकेंड होगा। इसीलिए देखिए इसका ऑप्शन डी जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए इसमें प्रश्न नंबर 3 है, पड़ी अचानक नदी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अब देखिए नदी जो है ना बहुत ज़्यादा नदी में बहाव है, बहुत ज़्यादा नदी में पानी जा रहा है, तो घोड़ा कैसे पार लगाएगा। महाराणा जो प्रताप हैं उन्होंने इस बात को केवल सोचा, उतने तक में जो चेतक था ना वो उनको उस पार ले गया। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो है इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी होगा अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद चौथा नंबर देखिए, इसमें सही कथन पहचानना है। ये है उपमेय से उपमान की तुलना होने पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, बिल्कुल गलत है। उपमेय से उपमान की तुलना होने पर उत्प्रेक्ष अलंकार नहीं होता, बल्कि समानता होने पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, तुलना होने पर तो उपमा अलंकार होता है। बी देखिए, बी बोलता है कि पंक्ति में किसी बात को घुमा फिरा कर कहने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए घुमा फिरा कर कहने पर अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होता है, बढ़ा चढ़ा कर कहने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, इसलिए दो भी इसका गलत है। इसके बाद सी देखिए, एक शब्द के अधिक बार प्रयोग होने पर उनके अर्थ भी भिन्न होने से श्लेष अलंकार होता है, ये भी गलत है। श्लेष अलंकार को हम समझ चुके हैं कि एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जो कविता है ना उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, तो सी भी इसका गलत होगा। इसके बाद डी देखिए कि जड़ पदार्थों पर मानवीय क्रियाएं करने का आरोप लगाने पर मानवीकरण अलंकार होता है, बिल्कुल यही सही है कि जो निर्जीव पदार्थ हैं उनमें जब हम मानवीय गुण या मानवीय क्रियाएं देखते हैं तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। अब इसके पांचवा में क को देखिए, फूले का सकल मही छाई जनु रसा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। यहाँ पे देखिए जनु का प्रयोग हुआ है, तो हम अच्छे से जानते हैं जहाँ पे भी जनु का प्रयोग होगा ना वहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। इसके बाद इसका ख देखिए, मानो माई घन घन अंतर दामिनी। तो यहाँ पे मानो है, तो मानो में भी क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, तो क और ख में उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। और ग देखिए, उषा सुनहरे तिर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ पे जो उषा माने सुबह होने को ना एक मानवीय विशेषताओं के साथ या मानवीय क्रियाओं के साथ यहाँ पे उसका तुलना किया गया है, तो जो ग है ना वो मानवीकरण अलंकार है, और क और ख जो है ना यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट होगा कि क और ख में उत्प्रेक्षा और ग में मानवीकरण अलंकार है। अब इसमें प्रश्न 7 में पठित गद्यांश के ऊपर हमको प्रश्न हल करने हैं। इसमें भी 5 MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें 5 मार्क्स हमको मिलेगा। हलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय मतलब असहनीय और कौतूहल का मतलब जिज्ञासा, इच्छा, तो पान वाले से पूछ लिया क्यों भाई क्या बात है।
तो देखिए हवलदार साहब देशभक्त थे, जैसे कि हम इस चैप्टर में अच्छे समझ चुके हैं। और वो नेताजी के चश्मे को, नेताजी की मूर्ति को देखकर काफ़ी ज़्यादा उनके मन में विचार आता था और बार बार उस मूर्ति को देखना, उसके बारे में जानना उनकी इच्छा होती थी। उसी कारण से वो चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। देखिए खुश मिजाज का मतलब हंसने वाला, हंस हंस के बात करने वाला, सीरियस न रहने वाला। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों में हंसना का मतलब बिना मुंह खोले हंसा। उसकी तोंद तिरकी, तोंद माने जो मोटा पेट होता है वो तोंद है। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कैप्टन चश्मे वाला, वो जो शब्द का उपयोग करता है एक व्यक्ति को बताने के लिए ना, उसको सुनकर जो हवलदार साहब हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं। अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, हवलदार साहब ने चौराहे पर रुकने की आदत क्यों डाली? इसका पहला ऑप्शन देखिए कि उन्हें पान वाले के पान आकर्षित करते थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो पान खाने के उतने ज़्यादा शौकीन नहीं थे, लेकिन उस चौराहे पर रुकने के लिए वो पान खाया करते थे। भी देखिए, उन्हें पान वाले से बातें करना अच्छा लगता था। ये भी नहीं है, हमने नहीं पढ़ा कि उनको पान वाले से बातें करना अच्छा लगता था। इसका सी देखिए, उन्हें चश्मे के बदलते फ्रेम देखने में आनंद आता था। ये भी नहीं है, वो तो उल्टा कन्फ्यूज थे कि जो चश्मे का फ्रेम है ना वो बार बार क्यों बदलता है। डी देखिए, उन्हें चश्मे के फ्रेम बदलने का कारण जानने की जिज्ञासा थी। बिल्कुल यही सही है कि वो जानना चाहते थे कि ये जो चश्मे का फ्रेम बार बार बदल रहा है ना, इसका कारण क्या है। अब इसमें दूसरा प्रश्न देखिए कि गद्यांश में हवलदार साहब के लिए दुर्दमनीय शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे दुर्दमनीय का मतलब होता है अत्यंत व्याकुल करने वाला, अत्यंत परेशान करने वाला। ऑप्शन देखते हैं। उनकी उत्सुकता बढ़ गई थी, ये तो नहीं है ना, ऑप्शन है इसका इनकरेक्ट होगा कि इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि इसके द्वारा उनकी उत्सुकता जो है ना बढ़ गई थी। बी है, वे स्वयं पर नियंत्रण कर रहे थे। ये भी नहीं है, अगर उनका स्वयं पर नियंत्रण होता तो जो है ना इतने ज़्यादा व्याकुल या परेशान नहीं होते। सी देखिए, वे पान वाले से प्रश्न करने में हिचकिचा रहे थे। ऐसा भी नहीं है, वो तो जाके पान वाले से प्रश्न करते हैं, उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और डी देखिए, उनके लिए जिज्ञासा पर नियंत्रण करना कठिन हो गया था। बिल्कुल सही है कि उनके अंदर में जो क्यूरोसिटी थी उसको कंट्रोल कर पाना उनके लिए काफ़ी कठिन हो रहा था, इसीलिए जाके वो पूछे कि ये जो बार बार फ्रेम या चश्मा बदल रहा है ना, इसका कारण क्या है। अब इसमें प्रश्न तीसरा है, गद्यांश में पान वाले के खालिस्तान और खालिस्तान का सजीव वर्णन किया गया है। ये बोलता है शारीरिक गठन, भाव भंगिमाओं का। बिल्कुल यही सही है, इसमें हमने ध्यान से पढ़ा है और समझा है। उसके मोटे पेट, उसकी जो लाल पीली बत्तीसियाँ हैं, उसका पान खाने का जो तरीका है, हंसने का तरीका है, मतलब उसकी शारीरिक बनावट और किस प्रकार से वो लोगों से व्यवहार करता है, उसका यहाँ पे सजीव वर्णन किया गया है। इसका ऑप्शन भी देखिए, भावनात्मक विचार सदाचार। ऐसा नहीं है कि उसके भावनात्मक विचार के बारे में यहाँ वर्णन किया गया हो। मानवीय विचारों निपुणता, ये भी नहीं है। और लास्ट में देखिए, दैनिक अनुभव और स्फूर्ति, इसका भी यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि उसके शारीरिक गठन और भावभंगिमाओं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसमें प्रश्न चौथा है, हवलदार साहब को पान वाले की बात समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि। तो देखिए, हवलदार साहब जब पान वाले से बात कर रहे थे ना, तो उनको पान वाले की बात समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि पान वाला जो है ना उनको हर चीज़ डिटेल में नहीं बता रहा था। यही था ना। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ये बोलता है कि उन्हें पान वाले की बात पर अविश्वास था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पान वाला जो भी बोल रहा था ना उसको ध्यान से सुन रहे थे और उस पर विश्वास कर रहे थे। भी देखिए, पान वाला आधा अधूरा उत्तर दे रहा था। बिल्कुल सही है कि पान वाला उनको नहीं बता रहा था कि कैप्टन चश्मा वाला कौन है और क्यों वो मूर्ति से चश्मे के फ्रेम को बार बार बदलता है। इसमें 5th नंबर क्वेश्चन में 3 कथन दिए गए हैं, क ख ग, ए बी सी मान लीजिए इसको। इन कथनों को पढ़ के हमको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं और गलत हैं। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। कैप्टन द्वारा नेताजी का चश्मा बदलना पान वाले के लिए हास्य का विषय था। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो कैप्टन बार बार नेताजी का चश्मा बदलता था, तो जो पान वाला था ना उसको देखकर हंसता था। बिल्कुल सही है, हम पढ़ चुके हैं कि वो मन मन मुस्कुरा रहा था और इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहा था। इसमें कथन ख है, चश्मे वाले द्वारा नेताजी को चश्मा पहनाना देशभक्तों के प्रति सम्मान था। बिल्कुल सही है, क्योंकि उस मूर्ति पे चश्मा नहीं था और नेताजी हमेशा चश्मा पहनते थे, तो मूर्ति खाली खाली लगता था
और नेताजी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए जो कैप्टन चश्मे वाला था ना, वो उसको चश्मा पहनाया करता था, तो बिल्कुल ये सम्मान का विषय था। तो दूसरा कथन भी सही है। ग देखिए, हवलदार साहब के लिए चश्मे का बदलना व्यंग का विषय था, बिल्कुल गलत है। व्यंग का मतलब है कि जिसको सीधी बात को उल्टे तरीके से बोला जाए या उसको गलत समझा जाए, ऐसा नहीं था, बल्कि उनके मन में देशभक्ति का भाव पैदा हो रहा था। इसका कथन ग जो है ना वो गलत है, कथन क और ख जो है ना वो सही है। तो इसके ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर ए देखिए कि कथन क सही किंतु कथन ख और ग गलत हैं, ये जो है ना इनकरेक्ट होगा। बी देखिए, कथन ख गलत किंतु कथन ख और ग सही है, ये भी इनकरेक्ट होगा। सी देखिए, कथन क और ख सही है किंतु कथन ग गलत है। यही है, हम समझ चुके हैं कि जो पहला और दूसरा कथन है ना वो सही है और जो तीसरा कथन है वो गलत है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट होगा। प्रश्न 8 में गद्य पर आधारित 2 प्रश्नों के उत्तर हमको देना है, 2 मार्क्स मिलेगा। इसमें पहला प्रश्न है कि सीट के नीचे से लोटा उठाकर खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से छिलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। उपयुक्त क्रियाकलापों से नवाब साहब क्या संप्रेषित करना चाहते थे? तो देखिए, यहाँ पे जो नवाब साहब है ना वो अपने नवाबत, अपना जो रईसीपन था ना उसको दिखा रहे थे। तो इसमें ऑप्शन ये देखिए, बोलता है अनुशासित जीवन, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे कोई डिसिप्लिन दिखा रहे थे, तो ये तो इनकरेक्ट होगा। बी देखिए, सादगी से भरा जीवन, तो इसमें सादगी वाला कोई बात नहीं है कि वो इस प्रकार से खीरा को काटें दिखाने के लिए, कोई सादा आदमी तो तुरंत इसको खा लेता, तो इसका बी भी नहीं होगा। खानदानी रईसों का ढंग, बिल्कुल यही वो दिखा रहे थे कि वो खानदानी रईस हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। और डी देखिए, डी बोलता है कि ट्रेन में खीरे खाने का तरीका, तो ट्रेन में जो है ना इस प्रकार से खीरा नहीं खाया जाता, तो डी भी इनकरेक्ट होगा। इसमें प्रश्न 2 में 2 कथन है, क और ख, ठीक है। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा उसको हमको बताना है। कथन क है कि सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य है। इसको ऐसा समझिए कि सभ्यता, मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, एक साधन है और हमको कहीं जाना है, तो मोटरसाइकिल के द्वारा हम कहीं जाते हैं या ट्रेन या एरोप्लेन के द्वारा हम लोग कहीं जाते हैं, तो कोई भी जो ऑटोमोबाइल का मशीन हो गया वो साधन हो गया और जहाँ पे हमको जाना है वो साध्य हो गया। अब इसका कथन ख देखिए, सभ्यता बताती है कि हमारे पास क्या है, जैसे कि मेरे उदाहरण में मैंने बताया कि हमारे पास एक मशीन है, और संस्कृति बताती है कि हम क्या हैं, मतलब हम क्या चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कथन ख है ना वो कथन क का बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेनेशन कर रहा है, उसकी सही व्याख्या यहाँ पे वो कर रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी देखिए कि कथन क सही है और कथन ख जो है ना उसकी सही व्याख्या है। इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, प्रश्न 9 में हमको पठित काव्यांश को पढ़कर 5 प्रश्नों को हल करना है। अगर हम लोग सही ढंग से 5 प्रश्नों को हल करेंगे तो 5 नंबर यहाँ मिलेगा। ये जो पठित काव्यांश है ना वो आपके पाठ जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ना वहाँ से लिया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके प्रश्नों को हल करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जुन धनु तोरें, देखा राम नयन के भोरें। तो इसमें लक्ष्मण जी हंस कर कह रहे हैं कि हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक समान हैं, पुराने धनुष को तोड़ने में हमको क्या हानि लाभ होगा। राम ने माने श्री राम ने इसको नए धनुष के धोखे से ही देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषूं, मुनि बिनु काज करई कत रोसूं, बोले चितय परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। फिर ये जो धनुष है ना केवल छूने मात्र से टूट गया, इसमें श्री राम रघुनाथ का कोई भी दोष या गलती नहीं है। मुनि, आप बिना किसी कारण के ही क्रोध करते हैं। इस पे परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानही मोही, बाल ब्रह्मचारी यति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। हे मूर्ख, क्या तुम मुझे निरा मुनि ही जानते हो? यहाँ पे देखिए, केवल जड़ेउधारी मुनि ही जानते हो, तुम मेरे को नहीं जान रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधित स्वभाव का हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। यह बात जो है ना पूरे विश्व में विदित है। भुजबल भूपी भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेव न दिन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोकु महिप कुमारा।
मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और कई बार उसको ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। अब इसमें देखिए, पहला प्रश्न है कि सारा संसार महाभाव परशुराम को खालिस्तान के रूप में जानता है। ये ऋषि भृगु के शिष्य के रूप में बिल्कुल नहीं है, क्षत्रियों को बचाने वाले के रूप में ये भी नहीं है, ऋषि विश्वामित्र के भक्त के रूप में ये भी नहीं है, बल्कि सारा संसार उनको क्षत्रियों का सहार करने वाले के रूप में जानता है। इसका ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें प्रश्न 2 देखिए कि परशुराम क्रोधित होने पर भी खालिस्तान की वजह से लक्ष्मण पर आक्रमण नहीं कर रहे थे। तो देखिए, परशुराम लक्ष्मण को बालक मान रहे थे, छोटा बच्चा मान रहे थे, इसी कारण से उस पर आक्रमण नहीं कर रहे थे। ते बोलता है श्री राम ये नहीं होगा, गुरु विश्वामित्र के कारण आक्रमण नहीं कर रहे थे ये भी नहीं होगा, लक्ष्मण के क्रोधित होने के कारण आक्रमण नहीं कर रहे थे भी नहीं होगा, बल्कि वो लक्ष्मण को बालक समझ रहे थे। इसका ऑप्शन डी होगा, लक्ष्मण को बालक समझने के कारण उस पर आक्रमण नहीं कर रहे थे। इसके बाद इसमें तीसरा देखिए, 2 कथन हैं और इसको पढ़कर जो 4 ऑप्शन है ना उसमें सही विकल्प को हमको चुनना है। परशुराम ने सहस्त्रबाहु को छोड़कर सभी राजाओं का फरसे से वध कर डाला था, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। उन्होंने सहस्त्रबाहु के भुजाओं को काटा था, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। इसका ख देखिए, ख बोलता है कि परशुराम ने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि परशुराम ने पृथ्वी को जो है ना राजाओं से रहित कर दिया था। तो इसमें जो कथन है क वो गलत है और कथन ख जो है ना वो सही है। तो इसका ऑप्शन सी होगा कि कथन क गलत है और कथन ख जो है ना वो सही है। इसके बाद इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि लक्ष्मण के अनुसार धनुष तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं था, क्योंकि हम इसको भी अच्छे से समझ चुके हैं कि लक्ष्मण जो है ना इस चीज़ को परशुराम को बोल रहे थे कि धनुष जो है ना केवल हाथ लगाने से टूट गया, इसीलिए इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी देखिए, इसी को लिखा हुआ है कि धनुष हाथ लगाते ही टूट गया था, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी जो ऑप्शन है ना कि धनुष को चलाने पर वह खुद से टूट गया था, धनुष को तो श्री राम ने चलाया नहीं था, इसका ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। बी जो है धनुष तोड़ने के लिए कहा गया था, ये भी नहीं है। और डी है धनुष बहुत पुराना हो गया था, तो ये भी नहीं है। धनुष को ना श्री राम ने जैसे ही छुआ था ना तो ये टूट गया था, इसीलिए इसका ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 5th नंबर देखिए कि परशुराम बार बार लक्ष्मण को फरसा क्यों दिखा रहे थे। तो वो लक्ष्मण के बातों से नाराज हो रहे थे और उनको डराने के लिए, चेतावनी देने के लिए वो बार बार उनको फरसा दिखा रहे थे। ऑप्शन ए बोलता है कि दरबार के दूसरे लोगों को चेतावनी देने के लिए, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, इसके लिए वो फरसा नहीं दिखा रहे थे। इसमें बी बोलता है अपना क्रोधी इतिहास बताने के लिए, ये भी नहीं है। सी है दरबारियों को वहाँ से भगाने के लिए, ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन डी देखिए, वो लक्ष्मण को केवल डराना चाहते थे ताकि लक्ष्मण जो है ना इस प्रकार की बातें करना बंद कर दें, तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए प्रश्न 10 में गद्य पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों को हमको हल करना है। इसमें पहला है, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊँ मैं। तो यहाँ पे जो कवि है ना वो बता रहे हैं कि ये एक विडंबना वाली बात है कि अपने सरल स्वभाव के कारण वो हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते और अपनी भूलों को दूसरों को दिखलाना नहीं चाहते। तो इसमें कथन का बोलता है कि कवि लोगों द्वारा ठगे गए हैं, बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा हुआ है कि कवि अपने सरल स्वभाव के कारण लोगों के द्वारा ठग लिए गए हैं। इसमें ख देखिए, कवि स्वयं को हंसी का पात्र मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे कवि जो है ना स्वयं को हंसी का पात्र नहीं मान रहे हैं ना, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं का मतलब ये नहीं है कि वो स्वयं को हंसी का पात्र मान रहे हैं, इसका कथन का जो है ना वो गलत है यहाँ पे। इसके बाद देखिए इसमें जो कथन ग है, अरि सरलते कवि के स्वभाव के लिए प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कवि जो है ना अपने स्वभाव को अरि सरलते कहकर संबोधित कर रहे हैं। अब इसका प्रश्न देखिए कि आत्मकथ्य कविता के ही पंक्तियों के आधार पर कौन सा से कथन सही है। तो देखिए हम अच्छे समझ चुके हैं कि इसमें का पहला और तीसरा कथन जो है ना सही है और जो दूसरा है ना वो गलत है। ये बोलता है केवल कथन क सही है, ये तो इनकरेक्ट होगा। बी बोलता है केवल कथन ख सही है, ये भी इनकरेक्ट होगा। सी बोलता है कि कथन क और ग सही है, बिल्कुल यही सही है। और यहाँ पे डी बोलता है कि कथन ख और ग सही है, ये भी ना इनकरेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए इसमें दूसरा प्रश्न है, यह अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद नाद में, संगतकार पाठ से लिया गया है। तो गायन की असीम दुनिया में भटकने की संभावनाएं किसके साथ होती हैं। ये बोलता है संगतकार, बी है राग रगनी, सी है मुख्य गायक और डी है
स्वरों के समूह। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जो मुख्य गायक है वही गा रहा है और जो संगतकार है ना वो तो उसका साथ दे रहा है। तो कई बार क्या होता है कि मुख्य गायक जो है ना वो गाते 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 इतना उसमें डूब जाता है, वो कहीं और भटकने लगता है या कहीं और जाने लगता है। तो जो संगतकार है ना उसको वापस लाता है ताकि वो भटक ना पाए। तो यहाँ पे जो भटकने की संभावनाएं हैं ना वो मुख्य गायक के साथ में होती हैं। तो इसका ऑप्शन सी, मुख्य गायक जो है ना वो करेक्ट होगा।